हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 16 जनवरी से आपको बच्चों फॉर्म निकलने वाला है और आपको फरवरी या फिर मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बच्चों, उसी के एग्जाम में संबंधित बच्चों आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बच्चों 300 प्लस, कितना 300 प्लस उसमें जीके और जीएस आपको मिलेंगे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों आपको इस एग्जाम को पूरा वीडियो देखना होगा, इस वीडियो के अंत समय तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों मैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ। बच्चों, आपके यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं: सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञापन, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक यानी रीजनिंग। तो मैं ये अभी जो है बच्चों, ये जीके और जीएस का प्रश्न है बच्चों इसमें। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बच्चों, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। चलिए समय बर्बाद नहीं करते, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बच्चों, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह बच्चों क्या था? सर्प था। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह जो है एक किताब में से बनाया गया, और ये एक ऐसा किताब है जो कि पिछले साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एग्जाम में काफी सारे प्रश्न लड़े थे बच्चों। तो ये बहुत ही, इसलिए इसमें टिक लगाया गया क्योंकि इससे किसी बच्चे ने तैयारी करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो मैं उसी प्रश्न से, उसी बुक से आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों, महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ था? तो 540 कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। आगे देखिए, महावीर का माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। क्या नाम था बच्चों? त्रिशला। महावीर की माता का त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? तो चेटक की। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्या है प्रश्न? महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? तो क्षत्रिय वर्ण के थे। ठीक ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, महावीर के पिता के किस कुल के थे? तो घात्रिक कुल के थे। किसके? घात्रिक कुल के। आगे देखिए, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था बच्चों। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, महावीर की पत्नी का क्या नाम था बच्चों? तो महावीर पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, आगे देखिए, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया? तो 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन से, महावीर के बड़े भाई जो थे। ठीक है, महावीर के केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो वो हुई थी रिजुपालिका। क्या बच्चों? रिजुपालिका नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे बच्चों? ठीक है, ये है आपका प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा अर्धगामी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो वो जामिल थे। कौन थे बच्चों? जामिल थे। आगे देखिए, महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो चंपा थी। महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुई थी, पावापुरी में। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम जैन संगति सभा कितने ईसा पूर्व से कहाँ से हुई है? तो वो 322 पाटलिपुत्र से। पटना का पुराना नाम बच्चों पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, आगे का प्रश्न क्या है? प्रथम जैन संगति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो स्थलभुद्र के। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय जैन संगति किस कब तथा कहाँ हुई थी? तो 512 ईस्वी में वल्लभी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? तो द्वितीय जैन संगति का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? तो देवार्धिंगनी ने। ठीक है, देवधृंगनी ने। ठीक है, द्वितीय तीर्थकार आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी है। ठीक है, 22वें तीर्थकार नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था बच्चों? तो शंख है। ठीक है, आगे देखिए, किस जैन तीर्थकार ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया? वो है पार्श्वनाथ। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? महावीर को माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता पिता का किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? तो कौलिय वंश की थी। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई? तो 7वें दिन के बाद। आगे देखिए, उनकी माता की मृत्यु के बाद गौतम के लालन पालन किसने किया? तो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, और अच्छा लगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टिक प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, देखिएगा, गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? तो कोलिय वंश की। मैंने बता दिया। गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता की मृत्यु के 7वें दिन। आगे देखिए, यहाँ से बच्चों, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 16 वर्ष की। किससे हुई थी? तो यशोधरा से बच्चों। ठीक है, आगे देखिए,
गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो वो राहुल था। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है क्या है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी को क्या कहते हैं? बताइए बच्चों। तो इसका को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। चलिए आगे देखिए, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म में विद्वान के पास गए? तो अलार कलाम के पास गए। ठीक है। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम को किस विषय की शिक्षा ग्रहण की? तो सांख्य दर्शन की। ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो बच्चों अलार कलाम थे। ठीक है। आगे देखिए, राजगीर में सिद्धार्थ कहाँ गए? राजगीर से सिद्धार्थ उरुबेला में गए। ठीक है बच्चों। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है क्या है बच्चों कि उरुबेला किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए और किस नदी के किनारे? तो बच्चों पीपल रंजना नदी के किनारे। ठीक है। 6 साल तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाने लगा? जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान क्या करने लगा? तो ज्ञान की प्राप्ति को उनको बुद्ध से जाने लगा और वो गया बोध गया कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? किन्हें दिया? तो सारनाथ में दिया, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, बुद्ध के प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म ग्रंथों से किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि सारनाथ में गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? सारनाथ से गौतम बुद्ध बच्चों काशी गए थे। ठीक है, जो कि यूपी में है। आगे देखिए, उरुबेला के बाद देखिए बच्चों, ये सब हाईलाइटेड किया गया है। इसका मतलब कि ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए बच्चों। ठीक है। उरुबेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए थे तथा वो कहाँ किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की थी? तो वह राजगृह बिम्बिसार गए थे। ठीक है। इसलिए इस हाईलाइटेड इसलिए किया गया ना बच्चों कि ये सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, इसलिए ये सभी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजगृह के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया है? तो ये दिया है वैल्यू वन में। ठीक है। चलिए आगे देखिए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो वो श्रीवास्तव में दिया है। ठीक है। बुद्ध ने अपना सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है। बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो वो थे प्रसेनजित व उदयन। ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वो प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? तो वो प्रजापति गौतमी थी, उन्हीं की माँ। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब कहाँ तथा कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो देखिए, बुद्ध भगवान की जो मृत्यु हुई थी बच्चों 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के, और उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण में, मत भूलिएगा। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो वो संपदा कहा जाता था। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, बौद्ध धर्म की संगति बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में किस स्थान से हुई थी? तो वो हुई थी सप्तपर्णी गुहा से। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो वो अश्वघोष थे। ठीक है। आगे देखिए, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो वो है चतुर्थ। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न बच्चों, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो वो पाली भाषा में दिया। ठीक है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो धम्मपद। ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? त्रिपिटक साहित्य से होती है। ठीक है। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो ये उपनिषद से लिया है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा से की गई थी? तो वह पाली भाषा से की गई थी। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह की गई थी वैशाली में। ठीक है बच्चों। चलिए, उम्मीद है अगले ये सभी प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, वह युग जब पत्थरों के औजारों के युग से उपयोग किया जाता था वो किस युग के नाम से जाना जाता? तो पाषाण युग से। ठीक है। आगे देखिए, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 3 भागों में, पूरा, मध्य, नव। पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार व फल संग्रह। पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, उसके द्वारा आग आविष्कार किया, उसको सॉरी सॉरी उसके द्वारा क्या आविष्कार किया गया था बच्चों? तो आग आविष्कार किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था बच्चों। ठीक है। पूरा पाषाण मानव ने अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से बनाते थे, जो हार्ड जो पत्थर होते थे ना बच्चों, हार्ड स्टोन, उससे बनाते थे। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, प्रश्न, पूरा पाषाण मानव ने अपने सभी औजार किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से, बता दिए। पूरा पाषाण युग के शैल चित्र में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ? तो वो पशुओं का हुआ। मतलब पुराने जमाने के जो आदि मानव लोग थे ना, ज्यादातर चित्र पशुओं का बनाना
पसंद करते थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच मनाया गया है? तो वो 4000 से 2000 ईसा पूर्व तक मनाया गया है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया और चक्र। ठीक है, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला? नवपाषाण युग में। यानी देखिए, जैसे मात धरती माँ की पूजा यानी मातृभूमि की पूजा का स्पष्ट कब मिला? तो नए पाषाण के समय। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? ये भी नवपाषाण युग में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे प्रश्न है कि मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवासी का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो ये हुआ नवपाषाण युग में। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग से सीखी है? तो वो नवपाषाण युग से। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की है? तो मध्य पाषाण युग में। मानव ने सबसे पहले किन अनाज व फसलों की खेती शुरू की है? तो गेहूं व जौ की। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। चित्रकारी व प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो भीमबेटका से होता है, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाले शास्त्र क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया? तो वो तांबे की। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 से ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? तो वह महाराष्ट्र में। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया? तो वो गुंगेरिया में पाया गया। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो बच्चों पशुओं का हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान किया है? तो वह कांसा ने किया है। ठीक है बच्चों, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन सा था? तो सांड था। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि की क्या निर्धारित की गई है? तो वो की गई है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ? तो 1920 से 1921 के बीच दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने। बच्चों पसंद आ रहे हैं प्रश्न तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? तो वह हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो वो थे आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व स्थित पुरास्थल आलमगीरपुर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? तो वह सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, जो कि सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दासत नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी व व्यापारिक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना। किस हड़प्पा पुरस्थल का नक्काशादी कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला? तो कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती हैं, वह लोथल। ठीक है, किस हड़प्पा पुरास्थल में एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर मिला है बच्चों? तो वो मिला है किसमें? तो बच्चों वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बच्चों, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो अन्नगाड़ मोहनजोदड़ो से। ठीक है, किस हड़प्पा पुरास्थल के एक उन्नत जल प्रबंधनी प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों को किस सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? तो धौलावीरा को माना गया है। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? व्हाट इज ए मेन ऑक्यूपेशन हड़प्पा वासियों का, बताइए? तो पीपल्स ऑफ हड़प्पा वासियों को क्या? शिल्पकारिता। ठीक है, आगे देखिए, किन हड़प्पा पुरस्थलों में मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व चुन्हुदुड़ो। ठीक है, किस हड़प्पा पुरस्थल से गोदी डकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो वो मिला है बच्चों लोथल से मिला। हड़प्पा में माप तौल का कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो दशमलव प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे बोल बोल रहा है बच्चों कि हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की। हड़प्पा वासियों की मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं और जौ था। किन
हड़प्पा पुरस्थलों में से विशेष प्रकार गेहूं और जो दोनों के अवशेष मिले वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। किन हड़प्पा पुरस्थलों में धान की खेती का साक्ष्य मिला? लोथल व रंगपुर। किस हड़प्पा में से जौ, तिल व सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बनावली। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो है बच्चों कालीबंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, बाबर का जन्म कब हुआ था? देखिए बच्चों, मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग को इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। बताइएगा बच्चों, आंसर क्या होगा? बाबर का जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? वो किस छोटे राज्य के शासक थे? तो उमर शेख मिर्जा, फरगाना के वो छोटे से शासक थे। ठीक है बच्चों, देखिए अभी तक सब कोई बाबर तक बस सबको जानता था, लेकिन बाबर से आगे कोई नहीं। तो बाबर के भी आगे कोई है बच्चों, उनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है बच्चों, बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुक निगार। ठीक है, आगे देखिए, किसने समान पराक्रम व निर्भीकता के कारण बाबर की उपाधि मिली? बाघ। ठीक है, आगे देखिए, अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगाना का शासक कब तथा कितने वर्ष की आयु में बना? 8 जून 1494 में उनकी पिता की मृत्यु हो गई और वो 12 वर्ष की अवस्था में वो क्या हो गए? तो वहाँ के वो शासक बन गए। ठीक है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 में की। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बाबर का प्रथम अभियान या आक्रमण कब तथा किस जाति के विरुद्ध हुआ? 1519 ईस्वी में यूसुफ फजाई जाति के विरुद्ध हुआ। ठीक है, बाबर का पांचवा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए, बाबर तथा भारत के तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ? तो बच्चों 21 अप्रैल, जिसको पानीपत का युद्ध कहते थे, 1526 में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगर यही पूछे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो 1556 में हुआ था, याद रखना। तीसरी लड़ाई बच्चों तो 1761 में हुई थी, मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पानीपत हरियाणा के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ? तो बाबर विजय हुआ। पानी के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस कारण से मानी जाती है? तो तोप खाने के, उसके पास बहुत सारे थे, तोप खाने का इस्तेमाल किए थे, वो विजयी हो गया। आगे देखिएगा बच्चों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के दूसरा महत्वपूर्ण का कारण किसे माना जाता है? तो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग वो किया था। ठीक है, आगे देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज तोपची कौन थे? तो उस्ताद वली व मुस्तफा थे। ठीक है, आगे देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 27 अप्रैल 1526 को बैठ गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद वो अगला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ किया? तो राणा सांगा के साथ किया। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, बाबर तथा मेवाड़ तत्कालीन शासक राणा सांगा के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ? तो 17 मार्च 1527 को खानवा में हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? खानवा के युद्ध के बाद बाबर का अगला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? तो मेदिनी राय के साथ हुआ। ठीक है, बाबर तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध जिसमें बाबर विजयी रहा कब हुआ? तथा इतिहास में युद्ध किस नाम से जाना प्रसिद्ध है? तो ये हुआ 29 जनवरी 1528 को, और ये चंदेरी के युद्ध से फेमस है। ठीक है, आगे देखिए, चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर का अगला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? तो लोहानी अफगानों के साथ। बाबर तथा लोहानी अफगानों के बीच हुआ युद्ध भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 6 मई 1559 और घाघरा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बाबर और लोहानी के बीच, याद रखना, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबरनामा। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है प्रश्न। आगे देखिएगा, बाबर नक्शबंदी सिलसिले के किस सूफी संत का शिष्य था? तो उबैदुल्ला अहरार। क्या बच्चों? उबैदुल्ला अहरार। आगे देखिए, बाबर के आदेश पर अयोध्या उत्तर प्रदेश की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मीर बाकी ने किया था। बाबर का मंत्री जिसने अनेक मदरसों का निर्माण करवाया, मदरसों मतलब मस्जिद, ठीक है, जहाँ पे मस्जिद, जहाँ पे बच्चों को पाठशाला की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, जो शोहरत ए आम के नाम से प्रसिद्ध था, वो है कौन? तो सैयद मकबार अली। आगे देखिए, बाबर की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की आयु में हुई? तो बच्चों 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, और कहाँ हुई? तो आगरा में हुई। कब हुई? तो 48 वर्ष की उम्र में हुई। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को कहाँ दफनाया गया? तो आराम बाग में दफनाया गया। कहाँ बच्चों? आराम बाग में। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, कालांतर में बाबर के शव को आराम बाग से हटाकर यानी ताजमहल क्षेत्र आगरा से कहाँ ले जाकर उसकी इच्छा अनुसार अंतिम रूप में दफनाया गया? तो काबुल में, अफगानिस्तान। मतलब बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसको काबुल में, अफगानिस्तान में दफनाया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? बाबर के उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। कौन हुआ बच्चों? हुमायूं। और हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, उसका जन्म कब तथा कहाँ हुआ था?
तो बच्चों 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, आगे देखिएगा, हुमायूं का राज्याभिषेक कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो बच्चों 29 दिसंबर 1530 में आगरा के में 23 वर्ष में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पूर्व हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बस खां बच्चों, वो था बदखशा, अफगानिस्तान का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि बादशाह बनने के बाद हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा किसके निर्देश अनुसार कर दिया? तो बाबर के निर्देश अनुसार। ठीक है, आगे देखिएगा, बादशाह बनने के बाद हुमायूं का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? तो वो शेर खां के साथ हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा, हुमायूं तथा शेर खां के बीच युद्ध कब हुआ तथा ये युद्ध इतिहास से किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये बच्चों 25 जून 1539 में हुआ और ये चौसा के युद्ध से फेमस हुआ। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछे कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 25 जून 1539 में, और किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेर खां के बीच, भूलिएगा नहीं बच्चों। ठीक है, चौसा का युद्ध के बाद हुमायूं शेर खां से अगला मुकाबला कब तथा कहाँ हुआ? तो उसके बाद दोबारा वो लड़ा, वो 17 मई 1540 में, जस्ट 1 साल बाद हुआ। यहाँ 39 है, यहाँ 40 है। कहाँ हुआ? तो बिलग्राम में हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध में हुमायूं का सेनापति कौन था? तो मिर्जा हैदर था। ठीक है, आगे देखिए, बिलग्राम युद्ध में पराजित होने तथा शेरशाह द्वारा दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिए जाने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? तो सिंध चला गया बच्चों। आगे देखिएगा, सिंध में किसकी सलाह पर हुमायूं इस पर्सिया या ईरान चला गया? तो बैरम खां। बैरम खां जो बच्चे अकबर का संरक्षक था। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 15 वर्ष के निर्वासित जीवन के बाद 15 मई 1555 ईस्वी को वो 55 ईस्वी को किस युद्ध में विजय के बाद संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया? तो याद रखना, मच्छीबार, सतलज नदी तट, लुधियाना, पंजाब। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है, मच्छीबार युद्ध के बाद वो 25 जून 1555 को हुए युद्ध में विजय के बाद हुमायूं एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने में सफल रहा, तो वो सरहिंद का युद्ध था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बैरम खान ने किया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सरहिंद के युद्ध के विजय के बाद किस तिथि को शुभ क्षणों के एक बार पर पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो 23 जुलाई 1555 को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु किस तिथि को तथा किस भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो बच्चों हुमायूं की मृत्यु जो है बच्चों 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हो गई थी, और यह जो हुई थी कहाँ हुई थी? तो दीनपना लाइब्रेरी था। ठीक है बच्चों, दीनपरा में जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी वहां से वो गिर गया था। ठीक है, उसके बाद मृत्यु के पूर्व हुमायूं ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? मरने से पहले हुमायूं ने अकबर, उसका उनका पुत्र था, उन्हें क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। शेरशाह सूरी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ? तो बच्चों 1472 में बजवाड़ा, होशियारपुर, पंजाब में हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था बच्चों। आगे देखिएगा, फरीद खां के पिता का नाम क्या था? तो हसन खां। हसन खां कहाँ के एक छोटे जमींदार थे? तो सासाराम, बिहार के। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक बार शिकार करते समय फरीद खान ने एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर किसने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। ठीक है, बिहार के सूबेदार मोहम्मद बहार खां लोहानी के दरबार में अपने समकक्ष सरदारों के व्यवहार से तंग आकर उसकी सेवा छोड़कर शेर खां किसकी सेवा में चला गया? तो बाबर, मुगल सम्राट की। ठीक है, ये था प्रश्न। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों कि आज का प्रश्न, आपका सेशन बच्चों पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। बस आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद है बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले स्टडी के वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है बच्चों, तब अलविदा लेते हैं, और अलविदा लेने से पहले ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले, साथ ही अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों को में शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।